विधानसभा चुनाव 2023 से सवा साल पहले राजस्थान में सियासत गरमाने लगी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जड़ें जमाने की कोशिश शुरू कर दी है। बुधवार से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जयपुर दौरे पर है और सीकर में 13 जगह सभाएं करेंगे। राजस्थान में 15 जिलों की 36 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिमों का प्रभाव है। ओवैसी की पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। ओवैसी की एआईएमआईएम पिछले कुछ वर्षों से अलग अलग राज्यों के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में चुनाव लड़ती आ रही है। मुख्य रूप से एआईएमआईएम का फोकस बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर रहा। अब ओवैसी की नजरें राजस्थान पर है। माना जा रहा है कि ओवैसी अगर यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो मुख्य रूप से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं कुछ सीटों पर कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। चलिए एक सर्वे के अनुसार आपको बताते हैं कि अगर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम चुनाव लड़ती है तो राजस्थान के सियासी समीकरण कैसे बदलते हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि ओवैसी के सामने राजस्थान में क्या क्या चुनौतियां आएगी, क्योंकि राजस्थान से पहले ओवैसी ने जिन 3 प्रमुख राज्यों में चुनाव लड़ा उनमें से सिर्फ बिहार में ही उनकी पार्टी सफल हो पाई। राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ मुसलमान 36 सीटों पर असर तो रखते हैं, लेकिन वोट बैंक यूपी, बिहार और बंगाल जितना मजबूत नहीं है। राजस्थान में बहुत कम सीटें हैं जहां सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के सहारे चुनाव जीता जा सकता है। इसका अंदाजा पिछले 5 चुनावों में मुसलमान प्रत्याशियों के प्रदर्शन से लगाया जा सकता है। 1998 से लेकर 2018 तक पिछले 5 चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस ने मिलाकर राजस्थान में 95 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया। इनमें से सिर्फ 40 प्रत्याशी ही चुनाव जीत सके। मुस्लिम प्रत्याशियों की जीत का प्रतिशत महज 42.10% रहा। राजस्थान में पिछले 5 चुनावों में कांग्रेस ने 80 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया, इनमें 34 ही जीत सके। बीजेपी ने इस 5 चुनावों में 15 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया, इनमें से 6 जीते, यानी इनका जीत का प्रतिशत भी 40% रहा। डीडवाना से भाजपा की यूनुस खान 2003 और 2013 में जीते, दोनों बार मंत्री रहे। टोंक में कांग्रेस की जाकिया 2003 में जीती और 2008 में हारी। 2013 में कांग्रेस के सऊद सईदी को भाजपा के अजीत मेहता ने हराया। पुष्कर से 3 में से 2 बार मुस्लिम प्रत्याशी हारे। मकराना में 2008 में जाकिर हुसैन जीते, 2013 में हारे। फतेहपुर से 2003 और 2008 में भवरू खान और हाजी मकबूल दोनों प्रत्याशी जीते। 2013 में यह सिलसिला टूटा और 2018 में फिर हाकिम अली खान जीत गए। रामगढ़ में कांग्रेस ने हर बार मुस्लिम प्रत्याशी उतारा। 2003 में जुबैर खान जीते। वही उसके बाद दोनों सरकारों में भाजपा के ज्ञानदेव आहूजा जीतते हुए आए हैं। पिछले चुनावों में शाफिया जुबैर जीती। आदर्श नगर सीट में 2008 और 2013 में अशोक परनामी ने कांग्रेस के माहिर आजाद को हराया। वही 2018 में कांग्रेस से रफीक खान जीत गए। शिव से कांग्रेस ने 3 चुनाव में अमीन खान को टिकट दिया, वे 2008 में और फिर 2018 में जीते। पोखरण से 2008 में कांग्रेस के शाले मोहम्मद जीते, 2013 में हार गए। 2018 में फिर जीते और मंत्री बने। कामा से कांग्रेस ने हर बार मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, मगर सिर्फ 2013 में जाहिदा खान जीती। सवाई माधोपुर से 2003 में यास्मीन अबरार हारी तो 2008 में अलाउद्दीन आजाद जीते। नगर सीट पे कांग्रेस के मोहम्मद माहिर 2008 में जीते। राजस्थान में हबीबुर रहमान एकमात्र मुस्लिम नेता है जो बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों से चुनाव लड़े और जीते भी। हबीबुर रहमान 1993 और 1998 में मुंडवा सीट से कांग्रेस से चुनाव लड़े और जीते भी। 2003 में कांग्रेस से लड़े और हार गए, मगर 2008 और 2013 में बीजेपी के टिकट का चुनाव लड़ा और जीत गया। इसके बाद 2018 में फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ा मगर हार गए। तो ये सभी ऐसी सीटें हैं जहां एआईएमआईएम अपने दावेदार पेश कर सकती है और जीत की पूरी कोशिश कर सकती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को नुकसान हो सकता है। पार्टी को मजबूत किया जाए, पार्टी के संगठन को और मजबूत किया जाए, अहम जिम्मेदार लोगों से मुलाकात हो और ये तैयारी चलती रहे। सर 17 तारीख को हैदराबाद में काफ़ी घटना होने वाली। आपने अमित शाह जी को एक लेटर भी लिखा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाए, लेकिन वो तो मुक्ति दिवस मना रहे हैं। ठीक है, हम तो उनको लिखे हैं क्योंकि भारत सरकार पहली मर्तबा मोदी की हुकूमत
17 सितंबर के दिन उसको सेलिब्रेट कर रही है, तो हमने कहा कि आप उसको इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाइए। इंटीग्रेशन एक प्रॉपर वर्ड होगा, अब वो उसको माने हैं या नहीं माने हैं वो उनके ऊपर मुनस्सिर है, मगर एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब हैदराबाद की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त आरएसएस कहीं पर नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी आरएसएस, कहीं पर नहीं थी आरएसएस ना। अब जैसा आज हैदराबाद का जो इलाका है वो कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बाद में उसको लैंग्वेज की बुनियाद पर स्टेट्स बनाए गए, जब तो कहीं नहीं है लोग। तो हर चीज़ को इनको अप्रोप्रिएट करना क्योंकि इनके पास कोई है ही नहीं, तो इसलिए बेचारे कोशिश करते रहते हैं। लेकिन बहरहालपल्ली नरसंहार को वो लोग हाइप करना चाहते हैं। किसको? बहरहालपल्ली में जो 1948 में हुआ। देखिए, पेट्रोल की समस्या बहुत चल रही है। हाँ वो तो बोला हो ना, ये महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कहाँ के? और भी जो पार्टीज है वो भी यहाँ पर अपनी जगह तलाश कर रही है। हाँ। तो आपका किस तरीके से स्ट्रैटेजी रणनीति रहेगी, किस तरीके से प्लान है? नहीं, अब पहला तो हमारा यहाँ पर आना, पार्टी की कैसा काम चल रहा है उसका जायज़ा लेना, उनसे फीडबैक लेना, फिर हम भी आते रहेंगे और हाँ बिल्कुल कंटिन्यूस होगा और इंशाल्लाह और भी सभाएं होंगी और बहुत से बड़े बड़े लोग हमारी पार्टी में ज्वाइन करेंगे, जो राजस्थान में उनका एक मुकाम है, इज्जत है उनकी। सर बिहार में बिहार के सीएम नीतीश कुमार है, क्या आपके पास उनकी तरफ से कोई बुलावा आया या आप उनसे मिलने जाएंगे? और सेकंड सर, एक मिनट, पहला सवाल सुन लीजिए, सेकंड फिर पूछिए। भाई आप तो हमको गाली देते हैं, आप हमको गाली देते हैं, भाई कोई चीज बाकी रखी आपने हमको, भाई आपने तो क्या क्या बोलना था बोल दिया हमको। अच्छा ये बोलिए कि अगर हम भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बन जाते तो आप लोग क्या कहते हमको? एक बार नहीं, दो बार बने, फिर छोड़ा आपने, फिर बन गए। भाई यही तो हम बोल रहे हैं कि भाई ये सेकुलरिज्म का सेकुलरिज्म में गाली हो चुकी है। माने आप भाजपा को साथ सत्ता में रहेंगे, गोदरा के वक्त साथ में थे, मुख्यमंत्री बने, फिर छोड़े, फिर उनसे शादी कर लिए, फिर तलाक दिया, फिर किसी और से आपने पॉलिटिकल शादी कर ली। भैया ये आपकी पॉलिटिक्स जो है वो सेकुलर है और हम एक कमजोर समुदाय की इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, उनकी हिस्सेदारी के लिए, सीमांचल के इंसाफ के लड़ रहे हैं, तो हमको गाली दी जाती है। तो ये भी तो देश देख रहा है ना इन लोगों को। लेकिन सर अगर एक तरीके से देखा जाए तो बिहार में भले ही बीजेपी के अगेंस्ट में सरकार बनी, लेकिन वहाँ पे भी कई लीडर्स ने बीजेपी ज्वाइन करना भी चालू करा हुआ है और गोवा में भी कांग्रेस के कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो इसको किस प्रकार से देखिए, ये हमारा मानना ये है कि आप जनता को धोखा मत दीजिए। जब आप किसी के मुखालिफत में या किसी की तायीद में वोट लेते हैं तो आप ठहरिए रहिए। अगर किसी का मकसद से सत्ता है तो जनता को समझना चाहिए कि इन लोगों का साथ मत दीजिए। अगर आपका चुनाव लड़ने का मकसद ये नहीं है कि मैं सीमांचल से इंसाफ करूंगा, मैं बिहार के मुसलमानों से इंसाफ करूंगा, दलितों से इंसाफ करूंगा, उन पे तकलीफ जब उठेगी तो मैं पहुंच जाऊंगा, और अगर आप उन सबको भूल जाएंगे तो फिर आपका चुनाव लड़ना तो सिर्फ अपनी पर्सनल सेल्फिशनेस के लिए है। और आप ये समझ रहे हैं कि मेरे पास दौलत है या मेरे को कोई दौलत देगा तो मैं चेहरा बदल लूंगा और किसी का और पार्टी का कपड़ा डाल लूंगा। तो जनता देख रही है, आज आपको फायदा हो रहा, मगर इस बात को मुझे यकीन है कि वो जनता उनको माफ नहीं करेगी। साहब, आज आप जहाँ पर प्रदेश कार्यालय में बैठे हुए हैं, यहाँ के विधायक अमीन कागजी विधायक है, यहाँ पर उनका कल जन्मदिन है, और आज भट्टा बस्ती में जहाँ पर आप संपर्क करने जा रहे हैं वहाँ बेहद जोशी विधायक है और मंत्री की सरकार में उनका आज जन्मदिन है। क्या कुछ संदेश चुनावी बिगुल के साथ आप इन दोनों विधायकों को देना चाहिए? देखिए, मैं अपनी जिंदगी में कभी अपनी बर्थडे नहीं मनाया हूँ और मेरा मानना है कि पॉलिटिशियन को बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, दूसरे मनाइए। इसलिए कि देखिए, जनता जो है ना, आपके लिए धूप में खड़े होकर, भूखे रहकर, महिलाएं अपने छोटे मासूम बच्चों को गोद में लाकर 1-1 घंटा 1.5 घंटा ठहर कर आप वोट देती है। ये कहीं का बर्थडे है तुम्हारा?
आप अपने घर में मनाइए ना, खामोशी से मंगाइए इसको। इवेंट क्यों मनाते आप लोग? इवेंट क्यों भाई? अगर शुक्रिया अदा करना है तो आपकी माँ का शुक्रिया अदा करिए, अपने वालिद का शुक्रिया अदा करिए जिन्होंने आपको पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया। मगर ये जो हर चीज में हम लोग अपने सेल्फ के लिए, बस कुछ भी हो जाओ, हम जिंदा रहेंगे तो भी हमारा होगा, मरने के बाद भी हमारा पुतला लगेगा, कब तक चलेगा देश में? वो जो आज भारत में 20 करोड़ लोग बगैर खाना खाए रात में सोते हैं, रोज 450 बच्चे मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलने की वजह से पैदा होने के बाद या थोड़ी मर जाते हैं, बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया, और मैं केक काटूंगा? ये क्या है? ये बताइए, ये तो ठीक नहीं है। ये मेरी पर्सनल राय है। मेरे पार्टी में भी लोग मनाते, मगर मेरी पर्सनल राय आपको बता रहा हूँ। सर, मोदी जी चीतों के साथ मना रहे हैं तो क्या आप मोदी जी चीतों के साथ हाँ? चीते